हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन तो आपको मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, और जिन लोगों को नहीं मिले हैं प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको वहाँ पे एक रवि कश्यप सर के नाम से ब्लॉग मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए लिंक को, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, ना फाइनली हम डिस्कस करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। मैंने आपको बता तो दिया, प्लस मैं आज उनको आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके, मैं समझाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा। आपको जो याद करना है वो अपने 10 ईयर अपनी बुक से करना है, क्योंकि मैं जो समझाता हूँ तो आपको बड़ी सिंपल वे में समझाऊंगा, ताकि आप एक बार जब बुक रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाए। सेम लाइक ऐसे हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में किया था, वैसे ही आपको अभी करना है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो मैंने वो ब्लॉग खोल रखा है अपने फ़ोन में, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला है व्हाट इज़ गैप, GAAP एंड व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ गैप। तो दोस्तों, गैप का मैं मीनिंग बता दूं। गैप का मतलब होता है जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे सिद्धांत हो गए, नियम हो गए। तो ये क्या होते हैं, ऐसे जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में एक्सेप्टेड होते हैं। इवन कुछ यूनिवर्सल होते हैं जो हर जगह एक्सेप्टेड होते हैं। तो उसके लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं, कुछ रूल्स बने हैं। ठीक है, अगर हम दिल्ली में अकाउंटिंग कर रहे हैं और वही मुंबई में करें, चेन्नई में, तो अलग होगी, निजी नहीं, वो वैसे ही की जाएगी। तो ये क्या है, एक ऐसे प्रिंसिपल जो हर जगह क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, प्लस आपको क्या करना है, इसके नॉर्म्स याद करने हैं। मीन्स लाइबिलिटी समथिंग लाइक होगा आपके 10 ईयर में और बुक्स में गिवन हो सकता है। और दोस्तों, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो वी नो वेरी वेल कि अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग मीन्स जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे बिजनेस में, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, मतलब शुरू से लेके एंड तक का प्रोसेस। और वही चीज़ें जो मनी में होती है, प्लस लास्ट में उसे इंटरप्रेट करते हैं, उनसे रिजल्ट निकालते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग। ठीक है, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन है। प्लस अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस की मैं बात करूं तो अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब हो गया कि सबसे पहले हमारे बिजनेस में क्या होती है, एक ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन के बाद एक जर्नल एंट्री होती है। जर्नल एंट्री के बाद एक लेजर होता है, और लेजर के बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस के बाद एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएनएल बनता है, और पीएनएल के बाद बैलेंस शीट बनता है। तो दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है वो आपका क्या कहलाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आपको इसको 1 बाय 1 पॉइंट लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है वो दिया है व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया। आपके ये 10 ईयर में दिया हुआ है कि इसको इंडिया में अकाउंटिंग का लीगल स्टेटस क्या है आज की डेट में। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां। तो अगर मैं अकाउंट की कमियों की बात करूँ तो सबसे बड़ी कमी यही है कि ये इसका क्वेश्चन निकलता ही नहीं है, और बैलेंस शीट जो टैली नहीं होती है। बट आपको एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे कि जो अकाउंटिंग है वो ओनली मनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए, ये उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है जो मनी की टर्म्स में होती है, बिना मनी टर्म्स को ये रिकॉर्ड नहीं करता। जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर आपकी फर्म है उसमें स्ट्राइक हो जाए, हड़ताल हो जाए, तो क्या इससे आपके प्रोडक्शन को इफेक्ट पड़ेगा फर्म की? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं आपसे कि वो स्ट्राइक कितने रुपए की थी, वो हड़ताल कितने रुपए की, तो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो एक ऐसी चीज जिससे बिजनेस के प्रोडक्शन को इफेक्ट पड़ रहा है, बट लेकिन उसको हम मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उसे रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो मनी लिमिटेशन अकाउंटिंग की सबसे बड़ी यही है कि ये ओनली उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो मनी की टर्म्स में होते हैं। दूसरा, ये क्या करता है, प्राइस फ्लक्चुएशन को शो नहीं करता। मीन्स आज की डेट में हमने कोई चीज़ खरीदी है तो उसके प्राइस 100 रुपये मान लेते हैं, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद उनके प्राइस बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारी अकाउंटिंग में उसको शो नहीं करेंगे फ्लक्चुएशन को। अगर एक बार प्राइस ले लिया तो पूरे साल भर वही प्राइस चलता रहता है, तो ये इट डज नॉट शो प्राइस फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट, ये क्या करता है,
बिजनेस की ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं दिखाता है। क्यों? एक्चुअली बिजनेस में क्या होता है, कई सारे ऐसे, अपने बैलेंस शीट में देखो कई सारे ऐसे असेट्स हैं जो नाम मात्र के हैं, जस्ट लाइक फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है, अटैचमेंट सस्पेंस अकाउंट, इवन डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक अनुमान लगाया हुआ कितना डेप्ट, अगर हमारे असेट्स की वैल्यू घट रही है, जिससे हमारा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट घट रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता कि हमसे कोई कैश लेना है, तो हम लेकिन इमेजिनरी लेके चलते तो है। इससे क्या होता है, एक्चुअल में हमारे बिजनेस का कैश कुछ और होता है, बुक में कुछ और होता है। तो इसे बोलते हैं कि अकाउंटिंग हमारे ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं दिखाती बैलेंस शीट में। ऐसे ही विंडो ड्रेसिंग भी आप देख सकते हैं बुक में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों, अच्छा एक चीज़ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपके लिए रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ यस इट्स फाइन। एक्चुअली मैं ये तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने 2 बार रिकॉर्ड करा इससे पूरा लेक्चर, बट हुआ क्या कि स्पेस की वजह से वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, दिक्कत आ गई थी, कोई नहीं, अब ठीक चल रहा है। जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो इसकी दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, लिमिटेशन आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस कर रहा है, कई सारे पॉइंट पे आपको डिफरेंस बताना है, जिसमें सबसे पहला दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस। तो दोस्तों मैं समझाने के लिए एक तरफ लिख लेता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक तरफ लिख लेता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो अपने 12 मंथ से ज़्यादा का जो असेट्स होता है उसको खरीदने के लिए किए जाते हैं, और जो 12 मंथ से कम के लिए होते हैं उन्हें वो के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझाता हूँ दोस्तों कैसे है, लेकिन एक चीज़ समझा दूँ पहले आपको, कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, दोबारा से समझा रहा हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जैसा मैंने आपको बॉम्ब में समझाया, लेकिन आपको सिंपल लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपको अपनी बुक से देख के लिखना है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक मूवी देखी होगी आपने, 3 इडियट में क्या होता है, टीचर आमिर खान से क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज मशीन, आमिर खान बोलता है जिप एक मशीन है, तो वहाँ पे उसकी बहस हो जाती है, लेकिन वो गलत नहीं था। लेकिन क्या हम एग्जाम में ये लिखेंगे जिप एक मशीन होती है, मशीन जिप होती है समथिंग, नहीं ना। वहाँ पे चतुर ने डेफिनेशन जो सुनाई थी हमें लिखनी वही पड़ेगी एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी का एजुकेशन सिस्टम यही है। तो आपको मैं समझा रहा हूँ थोड़ा जिप वाले तरीके से, आमिर खान के तरीके से, लेकिन आपको जो लिख के आना है वो चतुर के तरीके से, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। हाँ, चतुर भी सीईओ बन गया था किसी कंपनी में मालिक, और आपका आमिर खान भी साइंटिस्ट बन गया था, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों अपनी जगह सक्सेस हुए थे। हाँ, तो दोस्तों मैं बताता कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है परचेज ऑफ assets just like building, मशीनरी, फर्नीचर, ये ऐसे सेट्स होते हैं जो बार बार नहीं खरीदे जाते, एक बार में 12 में खरीदे जाते हैं, तो जो 12 मंथ या उससे साल या कई सालों तक चलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो लगातार होते रहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक परचेज ऑफ गुड्स। इसका एग्जांपल लेना चाहूँगा कि मैं मान लेते हैं आपकी फोटो स्टेट की शॉप है, तो आप एक मशीन खरीद के ला रहे हो फोटो स्टेट की, तो वो आपके लिए क्या हो गया, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप एक मशीन लेके आए जो कि कई सालों तक चलेगी। लेकिन उस फोटो स्टेट करने के लिए आपको इंक प्लस आपको पेपर लाना पड़ेगा, तो वो आपके लिए गुड्स है, तो वो क्या कहलाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि लगातार होता रहेगा, ठीक है। तो ये कह सकते हो आप, ये कभी कभी होता है, इसे इरेगुलर बोल सकते हो, नॉन रिकरिंग, और जो लगातार होता है रिकरिंग मीन्स रेगुलर एक्सपेंडिचर होते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये आप इसको डिफरेंस कर सकते हैं। सेम लाइक इसका अपोजिट भी आ सकता है, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट जो डेली होती रहती है, कैपिटल रिसीट जो कभी कभी होती है। जस्ट एग्जांपल के लिए आपने वही फोटोस्टेट की मशीन बेच दी, तो क्या आप रोज बेचेंगे, नहीं ना, खराब हो गई तो ही तो बेच दी, तो उससे जो पैसा आएगा बेचने से वो है कैपिटल रिसीट, और गुड्स बेचने फोटोस्टेट करने से जो आएगा वो है रेवेन्यू रिसीट्स। ओके दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो डिफरेंस दे रखा है वो आ रहा है रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस। तो बेसिकली दोस्तों रिजर्व और प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन होते हैं जब हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ये क्या हो गया हमारा प्रोविजन, और एक हो गया हमारा क्या रिजर्व। प्रोविजन का मतलब होता है जब हम कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसे इकट्ठे करें। जस्ट एग्जांपल के लिए आपने एक मूवी देखी होगी मुझसे शादी करोगी, सलमान खान की, तो उसमें वो 3-4 गुल्लक बनाता है, एक दादी की ऑपरेशन के लिए, एक आँख के ऑपरेशन के लिए, एक बहन की शादी के लिए, एक भगवान के लिए। तो वहाँ पे हो क्या रहा है, जो उसने
दादी के आँख के ऑपरेशन के लिए गुल्लक बनाई है, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। उसे पता है कि वो पैसा कहाँ यूटिलाइज होना है, दादी जी की आँख के ऑपरेशन के लिए यूज होना है। तो वो क्या है, एक प्रोविज़न। तो प्रोविज़न का मतलब होता है जब हम कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए इकट्ठे कर रहे हैं, और जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता वो जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो कहलाएगा रिजर्व। बचपन में नॉर्मली हमें क्या होता था, कोई चीज़ देख लेते तो हम पैसे कलेक्ट करने लगते थे, 1 रुपये इकट्ठे, 2 रुपये इकट्ठे, वो लूँगा। तो अगर हम एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए इकट्ठे कर रहे थे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोविज़न। और अगर हम कुछ लोग ऐसे सेव करने की आदत होती है, गुल्लक में टपका दिए पैसा है, तो वो क्या बनाते हैं, रिजर्व। बेसिकली वैसे ये अकाउंट्स की टर्म है, बिजनेस की टर्म से मैं समझा रहा हूँ वैसे। तो प्रोविज़न जस्ट एग्जांपल के लिए डेप्रिसिएशन, मान लेते हमारी मशीन आई 4 लाख की और एक दिन उसको क्या हो जाना है, खत्म हो जाना, उसकी वैल्यू खत्म हो जानी है, तो दोबारा लानी पड़ेगी। दोबारा पैसे कहाँ से आएंगे, तो क्यों ना जितना डेप लगता जा रहा है उतने पैसे इकट्ठे करते रहो, और जब वो मशीन खत्म हो जाएगी तो उतने पैसे प्लस थोड़े और मिला के नई मशीन आ जाएगी। तो इसीलिए हम क्या इकट्ठा करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप, प्रोविजन फॉर डेप। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जनरल साहब का, जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता, वो किसी भी चीज़ के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट, वह है स्टेटमेंट ऑफ फेयर एंड बैलेंस शीट। तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर बता दूं, बेसिकली हमारे आसपास 2 तरह से अकाउंटिंग की जाती है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम से और एक डबल एंट्री सिस्टम से। डबल एंट्री, सिंगल एंट्री वाले क्या करते हैं, ये प्रॉपर अकाउंट को मेंटेन नहीं करते, प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, अपने ट्रांजैक्शन को, बिजनेस को नहीं दिखाते हैं। लेकिन डबल एंट्री वाले पूरा जनरल एंट्री प्रोसेस में पूरे प्रोसेस से चलते हैं। तो मैं पहले बात करता हूं सिंगल एंट्री की। सिंगल एंट्री में क्या होता है, बेसिकली इनको प्रॉफिट निकालना होता है, और प्रॉफिट निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूले का यूज करते हैं, ये क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकता है, अगर ज्यादा टर्म्स दिए हो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग भी होता है यहाँ पे, माइनस एडिशनल कैपिटल भी होता है यहाँ पे, और माइनस ओपनिंग कैपिटल भी होता है यहाँ पर, ठीक है। बट अगर ये ना भी दियो चलेगा, लेकिन ये होने आपके जरूरी है। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिए या ओपनिंग कैपिटल नहीं दिए, तो आपको करंट में क्या चल रहा है, हमारे पास करंट में कितने असेट्स हैं वो निकाल कर, मीन्स यहाँ पे आप असेट्स लिखेंगे, यहाँ पे आपने लायबिलिटी लिखी जस्ट लाइक क्रेडिटर, लोन, और आपने बंद करके कमी निकाल दी जो निकलेगी कैपिटल। तो आपने ये कैपिटल कैसे निकाली कि करंट में आपके पास क्या असेट्स है, क्या लायबिलिटी है, उस लेन देन हो रहे हैं उनसे आपने क्या निकाली, कैपिटल। तो इससे जो आपने बनाई तो बैलेंस शीट है, लेकिन ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, तो उसका नाम जो दिया गया है वो दिया गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। वो वाला अफेयर नहीं है, अफेयर का मतलब है जो करंट में चल रहा है, ठीक है, वो भी चल ही रहा होता है ऐसे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लियर है। यहाँ पे ऐसे अगर आपको ओपनिंग ना दिया हो तो ओपनिंग भी निकाल सकते हैं आप। सेट्स आपके हो गए, यहाँ पे लायबिलिटी हो गई, बंद करके जो कैपिटल निकलेगी वो आपकी आ गई कैपिटल। फाइनली आप पुट करके इनको आंसर ला सकते हैं प्रॉफिट का। वही अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट तो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस से तैयार होता है। सबसे पहले जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल, ट्रेडिंग, पीनल, फिर बैलेंस शीट जो कि हमारे बिजनेस की पोजीशन को दिखाती है। दोस्तों मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, पता है आपको एग्जाम में टाइम कम है। ओके, तो यहाँ ऐसे आप इन दोनों में डिफरेंस पढ़ सकते हैं बुक में से, ठीक है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है इम्पोर्टेंट, इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, वो मेथड होता है जिसमें डेप कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। वही डिमिनिशिंग मेथड होता है इसमें डेप धीरे धीरे क्या होता रहता है, घटता रहता है। एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो यहाँ पे लेते हैं SLM और यहाँ पे लेते हैं डिमिनिशिंग। मान लेते हैं आपको 10,000 की चीज है और यहाँ पे भी क्या है 10,000 की है। तो फर्स्ट ईयर जो यहाँ डेप लग रहा है 10% मान लेते हैं, वो 1,000 है, और यहाँ भी 1,000, यहाँ बची वैल्यू 9,000, यहाँ भी बची 9,000। सेकंड ईयर जब डेप लगेगा तो SLM में क्या करता है, कॉस्ट पे डेप लगता है दोबारा से, मतलब 1,000 ही। लेकिन डिमिनिशिंग में जो आज की डेट में वैल्यू चल रही है 9,000, उस पर डेप लगेगा, ठीक है। इसमें डेप फिर 8,000 बचा, फिर 1,000 लगेगा, 7,000 बचा, फिर 1,000 लगेगा, 6,000 बचा, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। और एक दिन इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है। वही डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता है, जो करंट में वैल्यू चल रही है उस पर डेप बचा कितना, 8100, 810, 7290, 729 समथिंग लाइक, इस पर डेप लगेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कभी भी 0 नहीं आएगी, भले ही पॉइंट में आ जाए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग, अगर मैं इसका डायग्राम बताऊं तो स्ट्रेट लाइन का देखो, मान लेते हैं 500 डेप है, ये 1000 है, यहाँ पे ये 1500
और यहाँ पर ये 2000, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहले साल का 1000, दूसरे साल का, तीसरे साल का, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो डिमिनिशिंग की, पहले साल इतना टाइम लगा, दूसरे साल थोड़ा घट जाएगा, तीसरा साल और घट जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका डायग्राम आता है वो नीचे गिरता हुआ आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम जो बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री क्या होता है वो उसी की तरह है। ओके नेक्स्ट, यस इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो कर लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप समझते पहले क्या होता है दोस्तों। आपने 12th पढ़ी होगी, तो 12th में आपका एक चैप्टर था एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये कई सारे चैप्टर थे। तो मैं एडमिशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे सारे ही होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक्स और वाई आपके पार्टनर है, उनका रेशियो दिया है 3:2, जेड आया, इस पार्टनरशिप में रेशियो हो गया 3:1, एक्स वाई एंड जेड। अब क्या हो रहा है, जब जेड आया तो क्या पुरानी वाला जो एग्रीमेंट था, जो पुराना वाला पार्टनरशिप डीड थी, वो काम करेगा क्या? नहीं करेगा, उसको अब क्या कर देगा, बेकार है, फाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो वो जो पुरानी पार्टनरशिप बेकार हो गई, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जब भी फर्म में न्यू रेशियो में चेंज आता है, रेशियो में चेंज आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, नई पार्टनरशिप बनानी पड़ती है, नई डीड बनानी पड़ती है, उसे बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन, ये आपके सारे क्या आते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है फर्म ही क्या हो जाना, बंद हो जाना, क्लोज हो जाना। तो पूरा अब चालू ही नहीं हो रही है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के होने के कारण क्या है ये भी लेना, मतलब डिसोल्यूशन कब कब होता है, इंस्टॉलमेंट हो जाए, पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए, कोर्ट के द्वारा, ये सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएगी। एक और चीज़, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट डेट एंड फर्म डेट। प्राइवेट डेट वो होता है जो पार्टनर अपनी ज़रूरतों के लिए लोन लेता है, वही फर्म डेट वो होते हैं तो फर्म के लिए लोन लिए जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसको भी। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर, वो दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन कैश बेस्ड अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। यस इंपॉर्टेंट है, कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल। तो दोस्तों कैश बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, इस अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड की जाती है जब कैश आए या जाए। मींस यहाँ पे ये मतलब नहीं है ट्रांजैक्शन कब हुई, यहाँ मतलब है कैश कब आया और कब किया। जस्ट एग्जांपल के लिए, आज मैंने आपको कोई गुड सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, उधार पे, तो उसको आज रिकॉर्ड नहीं करूँगा। आपने 5 दिन बाद पैसे दिए तो मैं उस दिन उसे रिकॉर्ड करूँगा। तो इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वही एक्रूअल कहता है कि जी नहीं, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो जाए उसी दिन रिकॉर्ड करो, चाहे नगद हो चाहे उधार हो। तो यहाँ पर कैश प्लस क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और मोस्टली फर्म्स, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन सारा एक्रूअल बेस को अपनाती हैं, जो कि बेटर है, ठीक है। तो आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, आपका डिफरेंस बुक में दिया होगा दोस्तों। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में। तो ये भी बता देता हूँ मैं आपको, हायर परचेज सिस्टम क्या होता है और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या होता है। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, वो हायर परचेज सिस्टम का आएगा। हायर परचेज सिस्टम क्या है, नॉर्मली इसमें हम जब कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेके आते हैं तो उसका जो ऑनरशिप होती है, मालिकाना हक होता है, वो किसका होता है, वेंडर का ही होता है। दूसरा, अगर हम किस्त नहीं भरेंगे, इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे, तो हमसे सामान लेके जा सकता है। और कई सारी चीज़ें इसमें और भी दे रखी हैं, ठीक है। और जो चीज़ में खराबी होती है वो वेंडर भरेगा इंटरनल, अगर खराबी होती है। लेकिन वही इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में मालिक हम बन जाते हैं। अगर हम पेमेंट ना कर पाएँ तो वो हमसे सामान रिपोजेस नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। हाँ, वो हमारे खिलाफ केस कर सकता है। दूसरा, अगर उस सेट्स में कोई खराबी आती है तो उसको हमें ठीक कराना पड़ेगा। तो ये आपके बुक में डिफ्रेंसिएशन आराम से दिया हुआ है, डिफरेंस आप देख सकते हैं दोस्तों। ये डिफरेंस खत्म होते हैं हमारे यहाँ पे। अब आ रहा है व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाउ मेनी स्टैंडर्ड हैव बीन इशूड बाय आईसीआई। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, वही रूल एंड रेगुलेशंस जिनके लिए अकाउंटिंग की जाती है, जिनसे अकाउंटिंग क्लियर होती है। तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, वो रूल एंड रेगुलेशन कौन कौन से हैं। कुछ रूल एंड रेगुलेशन कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दे रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है।
एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल फुल डिस्क्लोजर एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब है, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मुझे ये जो है मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ये तरीका कब बंद करना है वीडियो के थ्रू। एक्चुअली मैंने इसकी कोई डेट नहीं सोची है, बट अगर मुझे लगा कि यार इससे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इससे मेरी प्रॉब्लम आ रही है समथिंग कुछ भी, तो मैं सोचूंगा, लेकिन अभी मेरे दिमाग में कोई डेट फिक्स नहीं है। सेम लाइक आप बिजनेस कर रहे हैं, तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप ये सोच के नहीं चलते यार मैं उस तारीख को समथिंग लाइक को मैं बंद कर दूंगा, नहीं। आप ये जरूर सोच लेते हैं कि हाँ यार अगर कुछ प्रॉब्लम है तो देखेंगे, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मेरा बिजनेस एक इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या हो, चलता रहे, असीमित समय के लिए। तो इसे बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि आप जब भी कोई बिजनेस खोलते हैं तो एक ये सोच के खोलते हैं कि वो अनंत समय तक चलेगा। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट बताता है कि आप लगातार मेथड चेंज ना करें। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं अभी जो ये कहता है कि अगर आपने कोई अगर मेथड से आप अकाउंटिंग करें तो उसी मेथड से अकाउंटिंग करते रहे। यूँ नहीं कि आज एक्रोल से कर रहे हैं, कल कैश से करने लगे, फिर एक्रोल से करने लगे, आज स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं, कल डिमिनिशिंग, फिर स्ट्रेट लाइन। तो होगा क्या, आपके अकाउंटिंग करने में दिक्कत आएगी, आपका डाटा एक्यूरेट नहीं आएगा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार एक ही मेथड पे काम करते रहे। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपकी फर्म में जो भी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है, जो भी एसेट्स रिकॉर्ड किया जाता है, वो ऑन कॉस्ट किए जाते हैं। इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ बता दूं, आपका फाइनल अकाउंट में एक एडजस्टमेंट आती है क्लोजिंग स्टॉक की, तो वो तो आप सभी कर देंगे कि ट्रेडिंग और एसेट्स में आती है। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी हो, एक मार्केट वैल्यू और एक नॉर्मल वैल्यू, तो आप हमेशा वो वैल्यू डालेंगे जो कम होती है, क्योंकि हम कंसिडर करके चलते हैं हमारे पास लोएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो कम होगी वो डालेंगे, जरूरी नहीं है मार्केट वैल्यू डालो आप, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट का मतलब बताया कि सारी चीज़ें कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, बेसिकली कॉस्ट पे। नेक्स्ट फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। यार आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल चल रहेगा, चलते तो जा रहे हैं, कभी तो क्लोज करके ये चेक करोगे। क्लोज करने का मतलब बंद नहीं कर देना है, आपको ये चेक करना है कि मेरा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है। तो बेसिकली लोग एक साल पे अपने बिजनेस को चेक करते जाते हैं, दैट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं, हम ट्रेडिंग बनाते हैं। नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने बता चुका हूँ, बिजनेस में सारी चीज़ें वही रिकॉर्ड की जाती है जो मनी वाली हो, बिना मनी वाली चीज़ें आपको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आ रहा है व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ये क्यों प्रोवाइड होता है। तो मैं आपको बता दूं पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप क्या, मैं और भी बता देता हूँ आपको। एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है अमोर्टाइजेशन, और एक होता है डिप्लेशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल और फिक्स असेट्स। जब टेंजिबल और फिक्स असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे बोलते हैं डेप। वहीं अगर आपके इंटेंजिबल एसेट जस्ट लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, इनकी वैल्यू, पेटेंट, इनकी वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब एक समझिए कि आपकी एक जमीन है और वहाँ से कोयला निकल रहा है या कोई चीज़ निकल रही है, तो उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग मतलब निकाल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो होगी आपकी ज़मीन की वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस वजह से माइनिंग या रिफाइनिंग की वजह से समथिंग कुछ आपकी ज़मीन की वैल्यू घट जाए तो उसे क्या बोलेंगे, डिप्लेशन। तो बेसिकली आप जान सकते हैं कि जितने भी तेल वाले देश हैं जहाँ से तेल आता है, तो उनकी वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है ज़मीनों की, क्योंकि वहाँ लगातार क्या हो रही है, ऑयलिंग हो रही है, मतलब ऑयल निकाला जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम बात करें डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन तो समझ आ गया क्या होता है। एंड व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली यहाँ पे 4-5 कारण हैं, मैं अपने कुछ बता देता हूँ। सबसे पहला जो कारण है वो है यूज ऑफ असेट्स। अगर आप असेट्स को यूज कर लेंगे तो उसकी वैल्यू भाई घटनी है, ठीक है। दूसरा, टाइम के बीतने से, अफ्लक्स ऑफ टाइम। अगर आज की डेट में आप एक वॉशिंग मशीन लेके आते हैं और उसको पैक करके रखते हैं 2 साल तक, यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या 2 साल बाद जब ओपन करेंगे या बेकेंगे उतने में बिक जाएगी जितने के लेते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका क्या बीत चुका है, टाइम बीत चुका है। तो टाइम के बीतने से भी उसकी वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है टीयर बियर, बोल सकते हो आप,
ईयर एंड ईयर। आउट ऑफ फैशन बोल सकते हो, ऑब्सोलेंसेस बोलते हैं ना, आउट ऑफ फैशन। अगर किसी चीज़ का फैशन चला जाएगा तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। बहुत चीज़ देखते रहते हैं हम जिनकी वैल्यू फैशन की वजह से कम होती जाती है। और सबसे लास्ट एक्सीडेंट मीन्स ज़्यादा बड़ा टीयर भी हो जाए, मीन्स टूट फूट जाए बिल्कुल ही, ठीक है। तो टूट फूट जाने से आपका अगर ऐसा टूट जाएगा तो उसकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या लगता है, डैप लगता है। और क्यों प्रोवाइड करता है वो आप बुक में से रीड कर सकते हैं। फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गार्नर वर्सेस मुरे का केस। दोस्तों गार्नर वर्सेस मुरे केस क्या है, गार्नर वर्सेस मुरे एक्चुअली ये इंग्लिश कोड का है, इंडियन का केस नहीं है। इसमें क्या था, मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, एक है एक्स, एक है जेड और एक है आप यू। अब क्या हुए, आप अपनी फर्म में हो गए हो कंगाल, कंगाल मीन्स इंसॉल्वेंट। अब आप पे चढ़िए फर्म के अंदर लायबिलिटी, तो आप अपने पार्टनर से कह रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा पार्टनर था तो मेरी लायबिलिटी कौन भरोगे, अब तुम भरोगे क्योंकि मेरे पास पैसे अब नहीं है। ये पार्टनर क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही एक केस था गार्नर वर्सेस मुरे का, जो कि कोर्ट में पहुंचा, इंग्लिश कोर्ट में। और इंग्लिश कोर्ट का जो जजमेंट आया वो जजमेंट ये आया कि यस, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके सॉल्वेंट पार्टनर जो उसके साथ काम कर रहे थे वो उसका हिस्सा भरेंगे। तो ये था गार्नर वर्सेस मुरे केस, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। आपको इसे प्रिपेयर करना है, आपका 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। प्लस जो न्यूमेरिकल आ रहा है, रिजोल्यूशन है, वो इसी के ही आ रहा है कि इंसॉल्वेंट ऑफ वन पार्टनर या इंसॉल्वेंट ऑफ ऑल पार्टनर। वैसे वन पार्टनर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा उसे। तो थ्योरी क्वेश्चन है। एंड लास्ट फाइनली, व्हाट इज जॉइंट वेंचर एंड व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर। तो दोस्तों जॉइंट वेंचर क्या होता है, मान लेते हैं आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मिला करने को, आपको बिल्डिंग बनाने को मिली है, आपको अपार्टमेंट बनाने को मिला, आपको डैम बनाने को मिला है या ब्रिज बनाना है। तो वो सारा काम आप अकेले नहीं कर सकते, आपकी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक है वाई लिमिटेड। कुछ टूल्स, कुछ मशीनरी इसके पास है, कुछ इसके पास है, दोनों मिलेंगी, ठीक है, वो काम करेंगी और दोनों काम करने के बाद क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो इस तरह के काम को बोलते हैं जॉइंट वेंचर। कुछ टाइम के लिए वो मिलती हैं, काम पूरा करती हैं और काम करते क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। अब कौन कौन जॉइंट वेंचर में पार्टी हो सकती है, बेसिकली एक इंडिविजुअल पार्टी बन सकता है, आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, वो अकेला बन सकता है, इसका एक पार्टी। उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, उसके बाद पार्टनरशिप साझेदारी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है। ये आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन बना के, मतलब ये दोनों हो सकते हैं या ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, कुछ भी इनका कॉम्बिनेशन, और 2 या 2 से ज्यादा कितने भी मिलकर एक काम को पूरा करेंगे और काम होने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर एक पार्टी बिना पैसे लगाए भी जॉइंट वेंचर में इंक्लूड हो सकती है। जस्ट लाइक इंजीनियर और आर्किटेक्ट, वो क्या लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, स्किल्स लगाएंगे बजाय पैसे के। दूसरा, यहाँ पर इनकम कैसे निकाल दी जाती है, तो बेसिकली यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से एक्सपेंडिचर लेस करके इनकम निकाली जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टास्क के हिसाब से, जिसका टास्क मतलब काम ज़्यादा हार्ड होगा उसे ज़्यादा मिलेंगे, जिसका कम होगा उसे कम मिलेंगे। दूसरा, नाम क्या होगा, नाम यहाँ पे नहीं रखा जाता है, मीन्स मान लेते हैं एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड 2 कंपनी है, एक फेमस है तो यूनिक ही फेमस वाले का नाम रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नाम नहीं रखा जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स हैं, आप इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं। मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं मैंने बता दिए, इसके अलावा भी आप प्रिपेयर कीजिए। दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर है। मे भी हो सकता है मैं आपको 1-2 चैप्टर की थोड़ी समझाऊँ, मे बी लैंड ब्रांच हो सकता है या अदर चैप्टर डैप हो सकता है, तो आप देख सकते हैं। अभी मैं मे बी साथ लेक्चर को प्रिपेयर करूँ, साथ ही साथ आपको मेरे को ये कमेंट करके बताना होगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। अगर समझ आता है तो मैं आपको ऐसी और फ्यूचर में वीडियो बना के देता रहूँगा, साथ ही साथ आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो लाइक करें ना करें भाई, कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता पड़ जाए कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।